रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जिस पहलू से हम कार्बोहाइड्रेट्स के हवाले से गुफ्तगू करने लगे हैं वो पहलू है जिस्म के अंदर, सेल के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स के होने वाले तामुलात, रिएक्शंस, जिनको मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। तो रियल केमिस्ट्री यहाँ से शुरू होती है और इस केमिस्ट्री में अब अगर हम मरहलावार चलें तो सबसे पहला स्टेप है मोनोसेक्राइड मॉलिक्यूल्स की फास्फोरिलेशन का। तमाम मोनोसेक्राइड्स अपने कॉरस्पॉन्डिंग फास्फेट्स में तब्दील कर दिए जाते हैं। ग्लूकोज ग्लूकोज 6 फास्फेट में, फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में, गैलेक्टोज गैलेक्टोज 6 फास्फेट में, राइबोज राइबोज 5 फास्फेट में, एरिथ्रोज एरिथ्रोज 4 फास्फेट में, ग्लिसरल्डिहाइड या डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन अगर हमारी खुराक के जरिए पहुंचे हों जिस्म में तो उन्हें ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट या डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट में तब्दील कर दिया जाता है। और ये सारे फास्फोरिलेशन रिएक्शन जिन एंजाइम्स के जरिए कैटलाइज होते हैं वो काइनेजेस कहलाते हैं। उन एंजाइम की कैटेगरी है काइनेसेस। ग्लूकोकाइनेज, फ्रुक्टोकाइनेज, गैलेक्टोकाइनेज, राइबोकाइनेज। काइनेजेस जो रिएक्शन कैटलाइज करते हैं उसमें एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से फास्फेट ग्रुप को ट्रांसफर कर दिया जाता है दूसरे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में। यहाँ कार्बोहाइड्रेट्स की जब फास्फोरिलेशन होती है तो इसमें एटीपी इस्तेमाल होता है। चुनाचे एटीपी से एक फास्फेट ग्रुप ट्रांसफर कर दिया जाता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल में, ग्लूकोज 6 फास्फेट बन जाता है और एटीपी एडीपी में तब्दील हो जाता है। इसी तरह से फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में तब्दील किया जाता है। एटीपी मॉलिक्यूल से फास्फेट ग्रुप ट्रांसफ़र होता है फ्रुक्टोज में और एटीपी एडीपी मॉलिक्यूल में तब्दील कर दिया जाता है। तमाम मोनोसेक्राइड मॉलिक्यूल जिस कीमियाई रिएक्शन से सबसे पहले गुजरते हैं वो है इनकी फास्फोरिलेशन, और अगर इनकी फास्फोरिलेशन ना हो सके तो फिर ये जिस्म में इस्तेमाल नहीं हो सकते। एक और चीज़ भी समझ लीजिए कि ये जो पाथवे अब हम डिस्कस करने लगे हैं कार्बोहाइड्रेट्स की यूटिलाइजेशन का, कार्बोहाइड्रेट्स के इस्तेमाल का, इस पाथवे को कहा जाता है ग्लाइकोलिटिक पाथवे या ग्लाइकोलिसिस। इसका एक और नाम भी है, इसे एम्डन-मेयरफ पाथवे भी कहा जाता है, एम्डन-मेयरफ-पार्नेस पाथवे भी कहा जाता है, लेकिन जो इसके कॉमन नेम है उनमें ग्लाइकोलिसिस या एम्डन-मेयरफ पाथवे ये कॉमन नाम है। और इसका पहला स्टेप है ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ग्लूकोज 6 फास्फेट में तब्दील होना। इस मरहले पर अगर और कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हों, खासतौर पे हेक्सोजेस, तो वो भी फास्फोरिलेशन के बाद आइसोमराइज होकर ग्लूकोज 6 फास्फेट में तब्दील हो सकते हैं और इसी पाथवे के ज़रिए फिर उनका भी इस्तेमाल होता है। सिवाय फ्रुक्टोज 6 फास्फेट के, फ्रुक्टोज 6 फास्फेट इससे अगले मरहले पर इस पाथवे का हिस्सा बन जाता है। जैसे अभी हम देखेंगे, ग्लूकोज को दो एंजाइम्स फास्फोरिलेट कर सकते हैं। एक है हेक्सोकाइनेज, ये तमाम हेक्सोसिस की फास्फोरिलेशन कर सकता है, ये मसल्स में मौजूद होता है और इसका काम यह है कि कोई भी हेक्सोज इससे मिले, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, मैनोज, गैलेक्टोज, ये उसकी फास्फोरिलेशन कर देता है। दूसरा एंजाइम है ग्लूकोकाइनेज। ग्लूकोकाइनेज सिर्फ ग्लूकोज के लिए स्पेसिफिक है, ये लीवर में मौजूद होता है, बहुत अहम एंजाइम है। लेकिन हेक्सोकाइनेज हो या ग्लूकोकाइनेज, इन दोनों एंजाइम्स का काम ये है कि ये ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फास्फेट में तब्दील कर दें ताकि ग्लूकोज को इस्तेमाल किया जा सके। दूसरे मरहले में ग्लूकोज 6 फास्फेट मॉलिक्यूल को आइसोमराइज कर दिया जाता है फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में। फास्फोहेक्सोज आइसोमरेज एंजाइम ये रिएक्शन कैटलाइज करता है और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। अगर ज़रूरत हो तो फ्रुक्टोज 6 फास्फेट को वापस ग्लूकोज 6 फास्फेट में तब्दील किया जा सकता है और ज़रूरत हो तो ग्लूकोज 6 फास्फेट को फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में तब्दील किया जा सकता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे जिक्र किया था कि अगर खुराक के ज़रिए फ्रुक्टोज हमारे निज़ाम खून में पहुंची हो तो उसकी फास्फोरिलेशन करके उसे यहाँ ग्लाइकोलिटिक पाथवे का हिस्सा बना दिया जाता है और यहाँ से ऑनवर्ड फिर फ्रुक्टोज 6 फास्फेट वही पाथवे फॉलो करती है जो ग्लूकोज ने फॉलो करना है। अगला मरहला एक और फास्फोरिलेशन स्टेप का है। फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम इसको कैटलाइज करता है, एक और एटीपी मॉलिक्यूल से एक फास्फेट ग्रुप ट्रांसफ़र करता है फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में और फ्रुक्टोज 6 फास्फेट को तब्दील कर देता है फ्रुक्टोज 1,6 डाइफास्फेट या फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट में। यहाँ तक एनर्जी का खर्च जो है वो ज़रूरी भी है और मुकम्मल भी हो गया। इससे आगे मज़ीद एनर्जी हासिल तो होती है, एटीपी की शक्ल में एनर्जी हासिल तो होती है, लेकिन मज़ीद एनर्जी के खर्च का मरहला कोई नहीं है। 2 एटीपी इस्तेमाल हो गए, एक जिसने ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फास्फेट में तब्दील किया,
दूसरा जिसने फ्रुक्टोज 6 फास्फेट को फ्रुक्टोज 1,6 डाइफास्फेट में तब्दील कर दिया। जो रिएक्शन नंबर 4 है वहां फ्रुक्टोज 1,6 डाइफास्फेट को तोड़कर 2 ट्राइयोज फास्फेट्स बना दिए जाते हैं। इस स्टेप को, इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटलाइज करता है उसका नाम है एल्डोलेस। फ्रुक्टोज 1,6 डाइफास्फेट के वो 2 टुकड़े करता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट में और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट में। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट दोनों ट्राइयोजेस हैं। एक एल्डो ट्राइयोज है, दूसरा कीटो ट्राइयोज है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे में बड़ी आसानी से तब्दील हो जाते हैं। लिहाजा अगले ही मरहले में ये दोनों ट्राइयोजेस आइसोमराइज होकर सिर्फ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट की शक्ल में रह जाते हैं। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट को भी आइसोमराइज कर दिया जाता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट में, और जो एंजाइम इस स्टेप को, इस रिएक्शन को कैटलाइज करता है उसका नाम है फास्फोट्राइयोज आइसोमेरेज। अब यहाँ से ऑनवर्ड हमारे पास 2 ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट मॉलिक्यूल्स मौजूद हुए और हम ये कंसीडर ये करते हैं कि आगे जितने भी रिएक्शन हम जिनकी बात करेंगे वो 2 दफ़ा हो रहे होंगे। चुनाचे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से जो ये प्रोसेस शुरू हुआ था ग्लाइकोलिटिक पाथवे का, वो यहाँ से ऑनवर्ड डबल हो जाएगा। 2 ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट मॉलिक्यूल बनेंगे और दोनों ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट मॉलिक्यूल इंडिविजुअली उसी प्रोसेस से गुजरेंगे जिसको हम एक ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट के लिए कंसीडर करेंगे। पहला स्टेप इस ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट की ऑक्सीडेशन का है। इस ऑक्सीडेशन स्टेप पे एक इनऑर्गेनिक फास्फोरिक एसिड या फास्फेट ग्रुप इस्तेमाल होता है, एक NAD जो कोएंजाइम है वो इस्तेमाल होता है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, इसकी रिडक्शन होती है, ये NADH2 में तब्दील हो जाता है और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट ऑक्सीडाइज होकर फास्फोरिलेट होकर तब्दील हो जाता है 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड मॉलिक्यूल में। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट की ऑक्सीडेशन का स्टेप कैटलाइज करता है एक एंजाइम जिसे हम कहते हैं ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेस। इस 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड मॉलिक्यूल में जो फास्फेट ग्रुप कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ लगा हुआ है वो हाई एनर्जी फास्फेट ग्रुप है। लिहाजा अगले ही स्टेप में ये हाई एनर्जी फास्फेट ट्रांसफर कर दिया जाता है एक ADP मॉलिक्यूल को। 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड जिस रिएक्शन में इस्तेमाल होता है वो फिर एक फास्फेट ग्रुप ट्रांसफर का स्टेप है। हाई एनर्जी फास्फेट जो मैंने अभी कहा कि कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ लगा हुआ होता है उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है कि ADP मॉलिक्यूल को। ADP तब्दील हो जाता है ATP में। यहाँ अब ATP प्रोड्यूस हुआ है, एनर्जी हासिल हुई है और 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड तब्दील हो जाता है 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड मॉलिक्यूल में। जो एंजाइम इस स्टेप को कैटलाइज करता है, ये सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन रिएक्शन है, लिहाजा जो काइनेज इस स्टेप को कैटलाइज करता है वो दोनों तरफ इस रिएक्शन को कैटलाइज कर सकता है, इसलिए ये रिवर्सिबल स्टेप है। यहाँ 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड से 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड और ATP बन सकता है और रिवर्स में 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड और ATP से 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड भी इसी एंजाइम की मौजूदगी में बन सकता है। 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड मॉलिक्यूल की आइसोमराइजेशन होती है अगले मरहले में और इसको तब्दील कर दिया जाता है 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड में। जो एंजाइम इस स्टेप को कैटलाइज करता है उसे हम कहते हैं फास्फोग्लिसरेट म्यूटेस। फास्फेट ग्रुप को कार्बन नंबर 3 से कार्बन नंबर 2 पर ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो म्यूटेज एंजाइम ये रिएक्शन कैटलाइज करता है और हमारे पास बन जाता है 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड मॉलिक्यूल। 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड मॉलिक्यूल डिहाइड्रेशन स्टेप से गुजरता है। इनोलाइजेशन इसे हम कहते हैं। इनोलेज एंजाइम इस स्टेप को कैटलाइज करता है। पानी का एक मॉलिक्यूल इसमें से एलिमिनेट हो जाता है और 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है फास्फोइनोल पायरुविक एसिड में। इनोल आपको केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स में से आप याद कीजिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ये ईन, और इस ईन के कार्बन के साथ अगर हाइड्रोक्सिल लगा हुआ है तो इनोल, और इस हाइड्रोक्सिल के साथ अगर फास्फेट लग गया है तो फिर ये फास्फोइनोल बन गया और इस मॉलिक्यूल का नाम है फास्फोइनोल पायरुविक एसिड। इसमें अब ये जो फास्फेट ग्रुप है ये हाई एनर्जी फास्फेट ग्रुप में तब्दील हो गया, लिहाजा इसको भी ट्रांसफर कर दिया जाता है एक और ADP मॉलिक्यूल में। एक और काइनेज इस स्टेप को कैटलाइज करता है जिसको हम कहते हैं पायरुवेट काइनेज। ADP ATP में तब्दील हो जाती है, चुनाचे दूसरा ATP मॉलिक्यूल बन गया और फास्फोइनोल पायरुविक एसिड तब्दील हो जाता है इनोल पायरुविक एसिड में, और इनोल पायरुविक एसिड स्पॉन्टेनियसली अपनी कीटो फॉर्म में जो ज़्यादा स्टेबल है उसमें तब्दील हो जाता है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के लिए कोई एंजाइम नहीं चाहिए होता,
जैसे ही इनोल पायरुविक एसिड बनता है ये फौरन अपने कीटो काउंटर पार्ट यानी कीटो पायरुविक एसिड या पायरुविक एसिड में तब्दील हो जाता है। बुनियादी तौर पर पायरुविक एसिड को ग्लाइकोलिटिक पाथवे का आखिरी मॉलिक्यूल शुमार किया जाता है। अब जरा यहाँ गौर कीजिए कि पूरी स्कीम क्या है। आप ग्लूकोज से शुरू हुए, ग्लूकोज 6 फास्फेट बना, ग्लूकोज 6 फास्फेट से फ्रुक्टोज 6 फास्फेट बना, फ्रुक्टोज 6 फास्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 डाइफास्फेट बना, उसको तोड़कर ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट बना दिया गया। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट को भी आइसोमराइज कर दिया गया ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट में, तो 2 मॉलिक्यूल हो गए ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट के। आगे सारे रिएक्शन डबल हो जाएंगे। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड में तब्दील हुआ, उससे 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड बना, 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड बना, फास्फोइनोल पायरुविक एसिड बना, इनोल पायरुविक एसिड बना और इनोल पायरुविक एसिड स्पॉन्टेनियसली तब्दील हो गया पायरुविक एसिड में। इस पूरी स्कीम में 2 जगह पे एटीपी इस्तेमाल हुई और 2 ही जगह पे एटीपी बनी, लेकिन चूंकि ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट के बाद होने वाले रिएक्शंस 2 दफा होते हैं, लिहाजा 2 ज़रब 2 इसका मतलब है 4 एटीपी मॉलिक्यूल पैदा हुए, 2 एटीपी मॉलिक्यूल इस्तेमाल हुए। चुनाचे अगर ग्लाइकोलिटिक पाथवे की बायोएनर्जेटिक्स कैलकुलेट की जाएगी तो ये कहा जाएगा कि 2 एटीपी इस्तेमाल हुए, 4 एटीपी बने, नेट गेन 2 एटीपी मॉलिक्यूल। तो ग्लाइकोलिटिक पाथवे से हमें 2 एटीपी मॉलिक्यूल हासिल होते हैं। ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन का मेन पाथवे है। इसको शुरू करने वाले एंजाइम हैं या हेक्सोकाइनेज जो जैसे मैंने कहा स्केलेटल मसल्स में मौजूद होता है, या ग्लूकोकाइनेज जो लीवर यानी जिगर में मौजूद होता है, और ये होता है एट द कॉस्ट ऑफ 1 एटीपी मॉलिक्यूल। 1 एटीपी मॉलिक्यूल खर्च होता है इस फास्फोरिलेशन स्टेप में। कोई भी मोनोसेक्राइड मॉलिक्यूल फास्फोरिलेट किया जाएगा तो 1 एटीपी मॉलिक्यूल खर्च होगा, लेकिन चूंकि हम ग्लूकोज के हवाले से ग्लाइकोलिसिस की बात कर रहे हैं, लिहाजा ग्लूकोज की जब फास्फोरिलेशन होती है तो 1 एटीपी इस्तेमाल होता है, एंजाइम इस्तेमाल होगा या हेक्सोकाइनेज या ग्लूकोकाइनेज। चुनाचे ग्लाइकोलिटिक पाथवे जब शुरू होता है तो इसका पहला प्रोडक्ट है ग्लूकोज 6 फास्फेट। इसको आइसोमराइज किया जाता है फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में, फिर उसकी फास्फोरिलेशन होती है, यहाँ दूसरा एटीपी मॉलिक्यूल इस्तेमाल होता है, फ्रुक्टोज 1,6 डाइफास्फेट बनता है। इसको स्प्लिट करके डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट बना दिया जाता है। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट की जब ऑक्सीडेशन होती है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जिसको कैटलाइज करता है, तो उसमें इनऑर्गेनिक फास्फोरिक एसिड इस्तेमाल होता है और एक NAD मॉलिक्यूल एक NADH2 मॉलिक्यूल में तब्दील हो जाता है। ये NADH2 मॉलिक्यूल बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है इस हवाले से कि इसको वापस NAD में ऑक्सीडाइज होने की जरूरत होती है अगर ग्लाइकोलिटिक पाथवे ने चलना है तो। दूसरे लफ्जों में, अगर ग्लाइकोलिटिक पाथवे को चलते रहना है तो NAD की एक मुसलसल सप्लाई चाहिए। अगर किसी तरह से NAD सारे का सारा कंज्यूम होकर NADH2 में तब्दील हो जाए और NADH2 वापस NAD में ऑक्सीडाइज ना हो सके तो ग्लाइकोलिटिक पाथवे रुक जाएगा, इट विल कम टू ए हाल्ट, स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि NAD दस्तयाब नहीं होगा। चुनांचे NAD की मुसलसल दस्तयाबी ग्लाइकोलिटिक पाथवे के लिए बहुत ज़रूरी है और उसके लिए 2 रास्ते हैं। NADH2 की ऑक्सीडेशन के लिए 2 रास्ते हैं। एक वो रास्ता है जो एरोबिक पाथवे कहलाता है और दूसरा वो है जिसको हम एनएरोबिक पाथवे कहते हैं। एरोबिक पाथवे वो है जिसमें इस NADH2 में मौजूद 2 हाइड्रोजन्स को, जिन्हें रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट भी कहा जाता है, उन्हें माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये प्रोसेस 2 तरीकों से होता है, एक और दोनों को शटल सिस्टम कहते हैं। एक जिसको हम कहते हैं एस्पार्टेट मैलेट शटल सिस्टम और दूसरा ग्लिसरोफॉस्फेट शटल सिस्टम। दोनों शटल सिस्टम जो हैं उनका काम एक ही है बुनियादी तौर पे कि वो NADH2 को वापस ऑक्सीडाइज कर देते हैं NAD में, और ये जो 2 हाइड्रोजन्स या 2 रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट हैं इनको वो ट्रांसफर कर देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में फिर एक और प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए इन दोनों हाइड्रोजन्स को ऑक्सीडाइज कर दिया जाता है, इन्हें फाइनल एक्सेप्टर ऑक्सीजन के साथ मिला दिया जाता है, इससे पानी बन जाता है और इस सारे स्टेप में फिर मजीद ATP मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होते हैं। जब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे पहुंचेंगे तो इसको तफसील से हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन ये बात समझने की है कि NAD की मुसलसल सप्लाई ज़रूरी है ग्लाइकोलिटिक पाथवे के चलने के लिए। और जैसे मैंने कहा कि इसका एक पाथवे है ये एरोबिक पाथवे। एरोबिक पाथवे से मुराद ये है कि ये ऑक्सीजन पे डिपेंड करता है। बाज़ हालात में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है,
मिसाल के तौर पे आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी की ऑक्सीजन डिमांड पूरी नहीं हो पाती है, आपका सांस जितना मर्जी तेज़ हो जाए, एक स्टेप आता है जहाँ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मसल्स को नहीं मिल पाती। ऐसे हालात में एनएडी की सप्लाई, मुसलसल सप्लाई के लिए एक और रास्ता जिस्म में अल्लाह ताला ने रखा हुआ है, और वो रास्ता ये है कि फिर एक ऑर्गेनिक मालिक्यूल और खास तौर पे ग्लाइकोलिटिक पाथवे का आखिरी मालिक्यूल पायरुविक एसिड इस NADH2 के साथ रिएक्ट करना शुरू कर देता है। वो रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट पायरुविक एसिड में ट्रांसफर होते हैं, पायरुविक एसिड मालिक्यूल बदल जाता है लैक्टिक एसिड में, NADH2 वापस NAD में तब्दील हो जाता है और ग्लाइकोलिटिक पाथवे चलता रहता है। लेकिन इस एनएरोबिक या हाइपोक्सिक कंडीशन में पायरुविक एसिड आखिरी मालिक्यूल नहीं होता, बल्कि आखिरी मालिक्यूल ग्लाइकोलिटिक पाथवे का बनता है लैक्टिक एसिड। और ये एनएरोबिक पाथवे जो है, या ये जो प्रोसेस है, इसको हम फिर कहते हैं फर्मेंटेशन। ऑक्सीजन की मौजूदगी में जो प्रोसेस होता है उसे कहा जाता है रेस्पिरेशन। लेकिन अगर कोई ऑर्गेनिक मालिक्यूल इन रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट के फाइनल एक्सेप्टर के तौर पे काम करना शुरू कर दे तो फिर इस प्रोसेस को कहा जाता है फर्मेंटेशन। ये जो लैक्टिक एसिड बनता है, ये लैक्टिक एसिड पर जिस्म में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, मसल्स में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। और जब ये मसल्स में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है तो फिर मसल पेन, फटीग और इस तरह के मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। और उस वक्त तक ये मसल पेन और फटीग रहती है जब तक ये लैक्टिक एसिड वापस ऑक्सीडाइज नहीं हो जाता। जिस समय ये सारे प्रोसेसेस चलते रहते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि सबका इन्हिसार इस बात पे है कि ऑक्सीजन की सफिशिएंट सप्लाई मौजूद है या नहीं है। अगर ऑक्सीजन की सफिशिएंट सप्लाई मौजूद है तो फिर एस्पार्टेट मेलेट शटल या ग्लिसरोफॉस्फेट शटल के जरिए रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स को ट्रांसफर कर दिया जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेटिव पाथवे और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए इन रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स को ट्रांसफर कर दिया जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर। ऑक्सीजन फाइनल एक्सेप्टर के तौर पे काम करेगा, पानी बन जाएगा, लेकिन इस सारे प्रोसेस में जगह जगह चंद जगहों पे ATP मालिक्यूल सिंथेसाइज हो जाएंगे। और अगर ऑक्सीजन दस्तयाब ना हो, जैसे एक एग्जांपल मैंने आपको बताई कि सीवियर एक्सरसाइज के केस में ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो बॉडी डिमांड को फुलफिल नहीं कर सकती, तो फिर हाइपोक्सिक कंडीशन में या एनएरोबिक कंडीशन में ग्लाइकोलिटिक पाथवे चलता रहता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती रहती है। इसी तरह की एक और एग्जांपल ये है कि एरिथ्रोसाइट्स में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते, लिहाजा एरिथ्रोसाइट्स में यानी रेड ब्लड सेल्स जिन्हें हम कहते हैं, उनमें सबसे बड़ा प्रोसेस ही ग्लाइकोलिसिस है, एनर्जी हासिल करने का ग्लूकोज से। ये जो दो शटल सिस्टम हमने बात की है, आइए पहले इनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एरोबिक पाथवे में रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स को ट्रांसफर करना है माइटोकॉन्ड्रिया में। इसके लिए जो बड़ी शटल इस्तेमाल होती है उसे कहते हैं एस्पार्टेट मेलेट शटल सिस्टम। इस शटल प्रोसेस के लिए ऑक्सैलोएसिटिक एसिड जो साइटोसोल में मौजूद होता है वो NADH2 से रिएक्ट करता है और मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। मैलिक एसिड माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से गुजरकर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चली जाती है, वहां इसका रिवर्स रिएक्शन होता है, मैलिक एसिड से ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बना लिया जाता है और जो NADH2 बनता है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए ऑक्सीडाइज करके उससे ATP बना ली जाती है। और NADH2 जब ऑक्सीडाइज होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से तो 3 ATP मॉलिक्यूल बनते हैं। चुनाचे अगर एस्पार्टेट मेलेट शटल सिस्टम इस्तेमाल हो रहा हो तो फिर NADH2 को हम 3 ATP मॉलिक्यूल के इक्विवेलेंट कंसीडर करते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये होता है कि ऑक्सैलोएसिटिक एसिड माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता, चुनाचे ऑक्सैलोएसिटिक एसिड रिएक्ट करता है ग्लूटामिक एसिड के साथ, ग्लूटामिक एसिड तब्दील हो जाता है अल्फा कीटो ग्लूटारेट में, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड में, और ऑक्सैलोएसिटिक एसिड तब्दील हो जाता है एस्पार्टिक एसिड मॉलिक्यूल में। एस्पार्टिक एसिड मॉलिक्यूल माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके बाहर आ जाता है साइटोसोल में, यहाँ फिर इसकी डीएमिनेशन होती है, एस्पार्टिक एसिड से ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बन जाता है और ऑक्सैलोएसिटिक एसिड जो है वो फिर एक और NADH2 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके मैलिक एसिड बनाता है। मैलिक एसिड फिर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन क्रॉस करके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाता है। यूं ये शटल सिस्टम NADH2 में मौजूद दो रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट को मुसलसल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ट्रांसफर करती रहती है। NADH2 फिर वहां ऑक्सीजन की मौजूदगी में उसकी ऑक्सीडेशन होती रहती है। जो ग्लिसरॉल फास्फेट शटल है ये निस्बतन सिंपल है। इसमें डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट रिएक्ट करता है NADH2 के साथ और ये तब्दील हो जाता है ग्लिसरॉल फास्फेट में। ग्लिसरॉल फास्फेट माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में एंटर तो होता है लेकिन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जा सकता। चुनाचे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के ऊपर ही एक और रिएक्शन होता है जिसमें FAD कोएंजाइम रिड्यूस होता है FADH2 में और ग्लिसरॉल फास्फेट वापस तब्दील हो जाता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट में, जिसको फिर बाहर साइटोसोल में भेज दिया जाता है। FADH2 फिर एंटर होता है माइटोकॉन्ड्रिया में
यहाँ FADH2 जब ऑक्सीडाइज होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में तो उससे 2 ATP मॉलिक्यूल बनते हैं। चनाचे अगर एस्पार्टेट मैलेट शटल सिस्टम इस्तेमाल होगा तो साइटोसोल में पैदा होने वाला एक NADH2 3 ATPs फराहम करेगा, और अगर ग्लिसरॉल फास्फेट शटल सिस्टम इस्तेमाल होगा तो साइटोसोल में ग्लाइकोलिटिक पाथवे में पैदा होने वाला एक NADH2 मॉलिक्यूल जिस्म को 2 ATP मॉलिक्यूल फराहम करेगा। एनारोबिक पाथवे में जैसे मैंने कहा कि जब ऑक्सीजन की सप्लाई सफिशिएंट ना हो या डेफिशिएंसी हो, वहां फिर इस NADH2 की ऑक्सीडेशन के लिए फर्मेंटेशन का प्रोसेस इस्तेमाल होता है, और उसमें यह है कि जो फाइनल प्रोडक्ट है ग्लाइकोलिटिक पाथवे का पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल, ये NADH2 से रिएक्ट करता है। NADH2 वापस ऑक्सीडाइज हो जाता है NAD में और पायरुविक एसिड तब्दील हो जाता है लैक्टिक एसिड मॉलिक्यूल में, जो जिस्म के अंदर एक्यूमुलेट होता रहता है, लेकिन ग्लाइकोलिटिक पाथवे चलता रहता है और कम से कम जो 2 ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं वो प्रोड्यूस होते रहते हैं। यह याद रखिए कि सिर्फ पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल ही ये काम नहीं कर सकता, और कई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी हैं, नामियाती मुरक्कबात हैं जो ये काम कर सकते हैं, जो इन रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट के लिए फाइनल एक्सेप्टर का काम कर सकते हैं। मसलन यीस्ट में एथेनल एसिटल्डिहाइड जो है ये इन रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट के फाइनल एक्सेप्टर का काम कर सकता है, और उस केस में ये एथेनॉल में अल्कोहल प्रोडक्शन में ये रिएक्शन इस्तेमाल होता है, और ये भी फर्मेंटेशन है। तो फर्मेंटेशन के रिएक्शंस बहुत सारे हो सकते हैं। बुनियादी तौर पर इसका इन्हिसार इस बात पर होगा कि कौन सा मॉलिक्यूल इन रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट के फाइनल एक्सेप्टर के तौर पे काम करता है। अब हम आपको ये बताते चलें कि इंसानी जिस्म में कौन कौन से टिश्यूज ऐसे हैं जो बुनियादी तौर पर अपनी तवानाई ग्लाइकोलिटिक पाथवे से ड्राइव करते हैं। स्केलेटल मसल्स का खास तौर पे इसमें जो वाइट फाइबर्स होती हैं उनका तो हमने पहले जिक्र कर दिया, और वो डिपेंड करेगा कि उसमें ऑक्सीजन अपटेक का रेट क्या है। अगर ऑक्सीजन अपटेक का रेट जितना चाहिए उतना है तो फिर ग्लाइकोलिटिक पाथवे के बाद अगला पाथवे जो ऑक्सीडेटिव पाथवे है वो शुरू होगा, वरना अगर ऑक्सीजन सप्लाई जो है या ऑक्सीजन अपटेक का रेट जो है वो ज़रूरत के हिसाब से नहीं है तो फिर फर्मेंटेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा और तवानाई सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोलिटिक पाथवे से हासिल होती रहेगी। इसके अलावा जनाब एरिथ्रोसाइट्स, जिनमें हमने आपको कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया होते ही नहीं है, लिहाजा वहाँ भी ग्लाइकोलिटिक पाथवे या ग्लाइकोलिसिस ही मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। ब्रेन ग्लाइकोलिसिस से बहुत ज़्यादा एनर्जी ड्राइव करता है। आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम GIT सिस्टम जिसे हम कहते हैं, ये निज़ाम हज़म जो है, यहाँ ग्लाइकोलिसिस से एनर्जी ड्राइव की जाती है। रीनल मेडुला में, आंखों के रेटिना में जो एनर्जी हासिल करने का असल बड़ा जरिया है वो ग्लाइकोलिटिक पाथवे है। आपकी जल्द में ग्लाइकोलिसिस ही इस्तेमाल होता है एनर्जी ड्राइव करने के लिए। ग्लाइकोलिटिक पाथवे जैसे हमने शुरू में आपसे कहा था, ग्लूकोज के इस्तेमाल का एक बहुत बड़ा पाथवे है, और ये बुनियादी पाथवे है ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन के लिए। कौन कौन सी कंडीशंस ऐसी हैं जो लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन की तरफ ले जाती हैं ग्लाइकोलिटिक पाथवे को? उनमें हमने आपको बताया कि एक तो है विगोरस एक्सरसाइज। बहुत ज़्यादा जब आप एक्सरसाइज कर लेते हैं तो फिर ऑक्सीजन डिमांड फुलफिल नहीं होती, जितना मर्जी तेज़ सांस ले लें, ब्रीदिंग तेज़ हो जाती है, आप सांस बहुत तेज़ लेते हैं, कोशिश करते हैं कि जिस्म की ऑक्सीजन की नीड फुलफिल हो सके, लेकिन जब ये नहीं होती तो हाइपोक्सिक कंडीशन हो जाती हैं, और हाइपोक्सिक कंडीशन में ग्लाइकोलिटिक पाथवे फिर एंड अप होता है लैक्टिक एसिड मॉलिक्यूल में। इसके अलावा सेप्टिक शॉक में भी यही होता है कि पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। कई कैंसर्स में ग्लाइकोलिटिक पाथवे का प्रोडक्ट पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल लैक्टिक एसिड में एंड अप होता है। इसके अलावा लीवर, किडनी और हार्ट में अंडर हाइपोक्सिक कंडीशंस लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन होती है, और लीवर एक ऐसा ऑर्गन है, एक ऐसा उज़्व है जो एक्यूमुलेटेड लैक्टिक एसिड को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है और इसको वापस ग्लूकोनियोजेनेसिस के जरिए ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस की डेफिनेशन हम एक दफ़ा फिर दोहरा दें, ये है कार्बोहाइड्रेट की प्रोडक्शन फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस। तो लैक्टिक एसिड से जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाया जाएगा तो इस प्रोसेस को कहा जाएगा ग्लूकोनियोजेनेसिस, और लीवर ये काम बहुत खूबी से करता है कि वो बॉडी में जमा होने वाले लैक्टिक एसिड को इस्तेमाल करके इसे वापस ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देता है थ्रू ग्लूकोनियोजेनेसिस। कुछ हालतों में लैक्टिक एसिड शटल सिस्टम के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, जहां ये NADH2 में मौजूद रेड्यूसिंग इक्विवेलेंट को माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसफर करने का काम करता है। ये जो ग्लाइकोलिटिक पाथवे है
इसमें 3 रिएक्शंस को छोड़कर बाकी सारे रिएक्शंस रिवर्सिबल हैं। एक है हेक्सोकाइनेज का रिएक्शन जो ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फास्फेट में तब्दील करता है। दूसरा है फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज वाला रिएक्शन जो फ्रुक्टोज 6 फास्फेट को फ्रुक्टोज 1,6 डाइफास्फेट में तब्दील करता है। और तीसरा है पायरुवेट काइनेज वाला रिएक्शन जो फास्फोइनोल पायरुवेट को इनोल पायरुवेट में तब्दील करता है। ये 3 इरिवर्सिबल रिएक्शंस हैं, जिसका मतलब यह है कि अगर इन रिएक्शंस को रिवर्स करना हो तो उसके लिए हमें एक और एंजाइम चाहिए होता है। और यही वो 3 पॉइंट्स हैं जहां पे ग्लाइकोलिसिस को रेगुलेट भी किया जाता है, कंट्रोल भी किया जा सकता है। हम आपको एक मिसाल बता देते हैं। फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज मिसाल के तौर पे जो फ्रुक्टोज 6 फास्फेट को फ्रुक्टोज 1,6 डाइफास्फेट में तब्दील करता है, ये एटीपी से इनहिबिट होता है। चुनांचे अगर सेल में एटीपी की कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो ये फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज को इनहिबिट कर देता है। नतीजतन फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज फ्रुक्टोज 6 फास्फेट को फ्रुक्टोज 1,6 डाइफास्फेट में तब्दील करना बंद कर देता है, रुक जाता है, और उसके नतीजे में ग्लाइकोलिटिक पाथवे और बाकी सारा मेटाबॉलिज्म जो है वो या रुक जाता है या स्लो डाउन हो जाता है। जब एटीपी जिस्म में या सेल में इस्तेमाल हो जाती है तो एटीपी की अमाउंट कम हो जाती है, एडीपी की अमाउंट बढ़ जाती है, और जैसे एडीपी की अमाउंट बढ़ती है फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज एक्टिव हो जाता है। ये फ्रुक्टोज 6 फास्फेट को फ्रुक्टोज 1,6 डाइफास्फेट में तब्दील कर देता है और यूं ग्लाइकोलिटिक पाथवे और फिर इसके बाद वाले पाथवे चलना शुरू हो जाते हैं, एनर्जी और एटीपी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। तो ये 3 स्टेप हमने जैसे आपको बताया, हेक्सोकाइनेज वाला स्टेप, फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज वाला स्टेप और पायरुवेट काइनेज वाला स्टेप, ये 3 स्टेप ऐसे हैं जहां ग्लाइकोलिटिक पाथवे की रेगुलेशन होती है, जहां इसको कंट्रोल किया जाता है। कुछ सेल्स में ग्लाइकोलिटिक पाथवे में कुछ मॉडिफिकेशन भी होती है। मसलन एरिथ्रोसाइट में एक मॉडिफिकेशन होती है कि इसमें फास्फोग्लिसरेट काइनेज वाला स्टेप इसे बाईपास कर दिया जाता है। चुनाचे 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड की बजाय 2,3 डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड प्रोड्यूस होता है, और अगरचे इसकी वजह से एक एटीपी बनना कम हो जाती है, लेकिन ये 2,3 डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड मॉलिक्यूल बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है क्योंकि ये हेमोग्लोबिन के साथ मिल जाता है, और जब ये हेमोग्लोबिन के साथ मिलता है तो हेमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए कम हो जाती है। चुनाचे हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को इजीली रिलीज कर देता है एरिथ्रोसाइट्स में। 2,3 बिसफास्फोग्लिसरिक एसिड या 2,3 डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड जो है ये एक मॉडिफिकेशन है ग्लाइकोलिटिक पाथवे की, लेकिन ये एरिथ्रोसाइट की जरूरत है क्योंकि इसकी प्रोडक्शन की वजह से रेड ब्लड सेल्स ये एरिथ्रोसाइट्स में मौजूद हेमोग्लोबिन इजीली ऑक्सीजन को रिलीज करके टिश्यूज को फराहम कर देता है। आखिर में हम आपको बताते चलें कि अगर ग्लाइकोलिसिस की रिवर्सल होनी हो, ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम सोर्सेज अदर देन कार्बोहाइड्रेट, उसमें ग्लाइकोलिसिस की रिवर्सल होती है। तो ये रिवर्सल कहाँ कहाँ होती है? हेक्सोकाइनेज वाला स्टेप जो है यहाँ रिवर्सल होती है, और यहाँ हेक्सोकाइनेज फॉरवर्ड डायरेक्शन में इस्तेमाल होता है, तो रिवर्स डायरेक्शन में ग्लूकोज 6 फास्फेट फास्फेटेज इस्तेमाल होता है जो ग्लूकोज 6 फास्फेट को कन्वर्ट कर देता है फ्री ग्लूकोज में। ये एक स्टेप है जहां रिवर्सल होती है। दूसरा है फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज वाला स्टेप। ग्लाइकोलिटिक पाथवे में फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज फ्रुक्टोज 6 फास्फेट को तब्दील करता है फ्रुक्टोज 1,6 डाइफास्फेट में। रिवर्सल में ग्लूकोनियोजेनिक पाथवे में फ्रुक्टोज 1,6 डाइफास्फेट फास्फेटेज काम करता है और वो तब्दील करता है फ्रुक्टोज 1,6 डाइफास्फेट को फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में। ये फ्रुक्टोज 6 फास्फेट फिर आइसोमराइज होता है ग्लूकोज 6 फास्फेट में, और ग्लूकोज 6 फास्फेट फिर ग्लूकोज 6 फास्फेट फास्फेटेज के एक्शन से फ्री ग्लूकोज में तब्दील हो जाता है। तीसरा स्टेप जो ग्लाइकोलिटिक पाथवे में फॉरवर्ड डायरेक्शन में पायरुवेट काइनेज कैटालाइज करता है, जिसमें फास्फोइनोल पायरुविक एसिड को इनोल पायरुविक एसिड में तब्दील किया जाता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस के दौरान इसकी रिवर्सल होती है। यहाँ 2 एंजाइम काम करते हैं, एक है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज और दूसरा है फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज। तो ये दोनों ग्लूकोनियोजेनेसिस में जब काम करते हैं तो ग्लाइकोलिटिक पाथवे की रिवर्सल हो जाती है। इसके बारे में भी हम इंशाल्लाह तफसील से अगली वीडियोस में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल ग्लाइकोलिटिक पाथवे के बारे में हमने आपको जो मालूमात फराहम करनी थी वो मुकम्मल हो गई कि ग्लाइकोलिटिक पाथवे मेन पाथवे है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का, ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन का। बुनियादी मकसद इसका है एनर्जी, तवानाई एटीपी फॉर्म में हासिल करना, अगरचे इससे मिनिमल अमाउंट ऑफ एनर्जी पैदा होती है क्योंकि 2 एटीपीज इस्तेमाल होती हैं, 4 एटीपी बनती हैं नॉर्मल ग्लाइकोलिटिक पाथवे में। तो नेट गेन जो है 2 एटीपी है ग्लाइकोलिटिक पाथवे का, लेकिन इसके साथ ही 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल भी हासिल होते हैं, और ये पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल जब नेक्स्ट सिट्रिक एसिड साइकिल में ऑक्सीडाइज होते हैं तो फिर मजीद तवानाई, मजीद एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी हासिल होती है।
इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में आपके साथ फिर डिस्कस करेंगे कि सिट्रिक एसिड साइकिल क्या है और उस सिट्रिक एसिड साइकिल के प्रोसेसेस कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, कौन से एंजाइम उनको कैटलाइज करते हैं और उनसे कितनी तवानाई हासिल होती है। तब तक फैजुल हसन नसीम को दीजिए इजाज़त, इंतज़ार कीजिएगा अगली वीडियो का और ज़रूर बताइएगा। मैं आप अपने कमेंट्स में बता तो रहे हैं लेकिन इस वीडियो के बारे में भी ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और जो हमारा मकसद है आपको ज़्यादा से ज़्यादा साइंसी मालूमात फराहम करने का, क्या वो मकसद हम हासिल कर पा रहे हैं? क्या वाकई आपको कार्बोहाइड्रेट्स और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म समझ आ रहा है? हम आपके कमेंट्स का, आपकी राय का इंतज़ार करेंगे। इंशाल्लाह जल्द ही अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।